हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस दूसरे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस दूसरे मॉडल पेपर को कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। और मेरे भाई, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सोल्व करेंगे कैसे, तो देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले दी गई आकृति के अंदर आपको सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ध्यान से देखिए, 1 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 2 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 3 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 4 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये और 5 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए डबल फलक वाला त्रिभुज बन जाएगा यदि हम त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 5 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए, यदि हम त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 इन दोनों को भी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो मेरे भाई एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार से देखिए हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए त्रिभुज नंबर 2 और इस खाली जगह को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब इसी के साथ में देखिए आप, मैं कलर चेंज करता हूं अलग से, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, 3 त्रिभुज हो गए। अब यहां पर देखिए त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 इन दोनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने त्रिभुज हो गए, 4। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, अलग अलग कलर से समझाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3 इन दोनों को भी यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने त्रिभुज हो गए, यानी कि डबल फलक वाले त्रिभुज हो गए 5। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +5 और कर देंगे। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, अब ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, ट्रिपल फलक वाला त्रिभुज बन जाएगा। यहां से देखिए त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3 इन तीनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 11। अब हमें देखना है कि 11 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 11 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है।
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 51 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है। और इन 51 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और यदि आप ऐसी क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 का संबंध 100 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 5 से यहाँ पर 100 बना है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 5 से यहाँ पर 100 कैसे बना है। तो 5 से यहाँ पर 100 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 से 100 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 25 का क्या कर दें 4 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 25 चौका 100। और ध्यान से देखिए 100 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर है और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 7 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इस 49 का भी हम क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 49 का 4 गुना हो जाएगा कितना, 49 का 4 गुना होता है 196। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 196। अब हमें देखना है कि संख्या 196 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 196 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यदि आप एग्जाम तक हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं तो मेरे भाई मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए मेरे भाई। जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 8, 8 के बाद में दिया गया है 13, 13 के बाद में दिया गया है 20, 20 के बाद में दिया गया है 29, 29 के बाद में दिया गया है 40 और 40 के बाद में आपसे पूछा गया है किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 8, 8 से कितना बन रहा है 13, 8 से 13 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 8 में क्या कर दें +5 कर दें तो 8 और 5 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 20, 13 से 20 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 13 में क्या कर दें +7 कर दें तो 13 और 7 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 29, 20 से 29 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में क्या कर दें +9 कर दें तो 20 और 9 मिलकर बन जाएगा 29। फिर देखिए 29 से कितना बन रहा है 40, 29 से 40 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 29 के अंदर क्या कर दें +11 कर दें तो 29 और 11 मिलकर बन जाएगा 40। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 40 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ +7, उसके बाद में क्या हुआ +9, उसके बाद में क्या हुआ +11। यानी कि सभी में प्लस हो रहा है तो इतना हमें भी पता है आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 5 से कितना हुआ 7, 5 से 7 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखो 5 के अंदर +2 कर देंगे तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 9, 7 से 9 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 7 में भी क्या कर दें +2 कर दें तो बन जाएगा 7 और 2 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 11, 9 से 11 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए 9 में क्या कर दें +2 कर दें तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। फिर ध्यान से देखिए हमें क्या करना है 11 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 11 से अगली संख्या ज्ञात हो जाएगी कैसे, सभी के अंदर +2 हुआ है तो 11 से अगली संख्या निकालने के लिए भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13, यानी कि 11 के बाद में यहाँ पर संख्या प्लस होगी 13। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 40 के अंदर क्या कर दें इस 13 को जोड़ दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 40 के अंदर क्या करना है +13 करना है तो 40 और 13 मिलकर बन जाएगा 53, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 53। अब हमें देखना है कि संख्या 53 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 53 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर रीजनिंग के हर एक टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। राहुल अपनी कक्षा में ऊपर से 36वें स्थान पर है तथा नीचे से 18वें स्थान पर है, तो राहुल की कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे
तो वो देखिए। मेरे भाई सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोककर इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। और मेरे भाई 90% स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व नहीं कर पाते हैं। आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, और इस फॉर्मूले को कब लगाना है वो देखिए। जब आपसे पूछा जाए कि कुल कितने छात्र हैं कक्षा में, यानी कि टोटल संख्या आपसे पूछी जाए, तभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, वो यहां पर हो जाएगा -1, यानी कि टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो मात्र 2 से 3 सेकंड में इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व कर लोगे। कैसे, ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर है टी बराबर एल के स्थान पर क्या रखेंगे, यानी कि यहां पर देखिए राहुल अपनी कक्षा में ऊपर से कितने स्थान पर है, 36वें स्थान पर है। ठीक है, और नीचे से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो मेरे भाई एक तरफ से क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, एक तरफ से हो जाएगा आर और एक तरफ से हो जाएगा लेफ्ट। तो मेरे भाई आर के स्थान पर तो हम क्या रखेंगे 36 और एल के स्थान पर रखेंगे 18। तो यहां पर ध्यान से देखिए 18 प्लस 36। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे -1। ठीक है, अब यहां पर देखिए t बराबर क्या हो जाएगा 18 और 36 मिलकर बन जाएगा कितना 54 है, और उसके बाद में क्या है, यानी कि यहां पर बार दिया गया है 1। तो मेरे भाई t बराबर कितना हो जाएगा, 54 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 53। यानी कि राहुल की कक्षा में कुल छात्र हैं 53। अब हमें देखना है कि 53 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 53 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर रैंकिंग टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई उससे पहले आप इस सूत्र को जरूर याद रखना, क्योंकि ये सूत्र आपको याद होगा तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में CURE को 3527 और EATS को 1246 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं कैसे, सबसे पहले ध्यान से समझिए। यहां पर आपको स्पष्ट बोला गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में CURE इसको क्या लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिए CURE इसको लिखा जाता है 3527। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि इसी कूट भाषा में EATS, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिए EATS इसको लिखा जाता है 1246। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इसी कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और नीचे भी आपको अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन अल्फाबेट लेटर के अंदर आपको कॉमन लेटर देखना है। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मेरे भाई यहां पर देखिए, इसके अंदर हमें यहां पर लेटर दिया गया है ई, इसके जस्ट नीचे भी हमें लेटर दिया गया है ई। ठीक है, उसके अलावा कोई अन्य लेटर कॉमन है, तो यहां पर देखिए ई के अलावा कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको एक संख्या दी गई है, उसी प्रकार से यहां पर भी एक संख्या दी गई है। तो संख्या के अंदर भी आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखनी है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए ऊपर की संख्या में, यहां पर देखिए मेरे भाई, सॉरी, यहां पर देखिए, यहां पर 2 दिया गया है,
इसके जस्ट नीचे भी 2 दिया गया है। क्या 2 के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन है? तो नहीं सर, 2 के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन नहीं है। यानी कि ई के लिए कूट क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर ई बराबर लिख देंगे हम 2। आपसे क्या पूछा गया है कि ई के लिए कूट क्या होगा? तो मेरे भाई ई के लिए कूट होगा 2। अब आपको देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 2 में दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए है गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन बी है शिमला रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन सी है घूम रेलवे स्टेशन है, और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य है, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य है, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य है, और ऑप्शन डी है केरल राज्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुगल बादशाह अकबर ने किस वर्ष में इबादत खाना की स्थापना की थी? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मुगल बादशाह अकबर ने किस वर्ष में इबादत खाना की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि जो मुगल बादशाह अकबर थे, इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की थी वर्ष 1575 में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस प्रश्न के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई, हमारी जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1907 में, ऑप्शन बी वर्ष 1923 में, ऑप्शन सी वर्ष 1919 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1930 में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वर्ष 1930 में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अशोक के शासनकाल में किस धर्म को बढ़ावा दिया गया था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म को, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म को, ऑप्शन सी है जैन धर्म को और ऑप्शन डी है पारसी धर्म को। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज संगठन की स्थापना की थी। और यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया था? तो मेरे भाई याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर सभी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड रहने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का,
ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन का, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि महात्मा गांधी ने इन सभी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने, और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।